प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रचना सिंह भदौरिया, सहायक अध्यापिका रामनारायण लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की इस क्लास में। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग भारत व समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास पढ़ रहे हैं। इसी के खंड द्वितीय, जो कि जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज पर केंद्रित है, के पाठ 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं। वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज इसका हम चौथा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पूर्व भी जो हमने 2 भाग पढ़े, उसमें हमने किस प्रकार से भूमंडल की प्रक्रिया चल रही थी और किस प्रकार आधुनिक युग से पूर्व और फिर आधुनिक युग में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे गति ले रही थी। वहीं हमने तीसरे भाग में क्या पढ़ा, आइए उसकी पुनरावृत्ति करें। इसके अंतर्गत हमने 2 महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। ये 2 महायुद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, उसका अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने देखा कि युद्धकालीन रूपांतरण समाज में किस प्रकार हुआ, आर्थिक क्षेत्र में भी। फिर हमने पढ़ा कि युद्ध के बाद की संकट और परिस्थितियों से उबरने के लिए कुछ युद्धोत्तर सुधार भी किए गए। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग का एक नई संकल्पना, नया कंसेप्ट हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अमेरिका के हेनरी फोर्ड ने किस प्रकार इस नई आर्थिक व्यवस्था को सामने ये लेकर आए और कालांतर में इसे विश्व के और देशों ने भी अपनाया। फिर वहीं हमने महामंदी का दौर पढ़ा, जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया था, 1929 का महामंदी का दौर। और तत्पश्चात हमने ये भी देखा कि महामंदी के इस दौर को भारत ने किस प्रकार इसका सामना किया, जो उस समय एक ब्रिटिश उपनिवेश था। बच्चों, मुझे तो याद है, उम्मीद करती हूँ आप सबको भी याद होगा, कि मैंने आपसे भाग 3 में विश्व मानचित्र में द्वितीय विश्व युद्ध के देशों को रेखांकित करने के लिए कहा था। मेरा उद्देश्य ये था कि क्योंकि अब अपने इस भाग में हम उन्हीं देशों का जिक्र बार बार करेंगे, बार बार उन्हीं देशों का नाम लेंगे, तो ज़रा मानचित्र पे एक स्मृति में है होना चाहिए कि वो देश कौन से हैं। उम्मीद है आप सबने किया होगा। चलें एक बार आप इसे मेरे साथ भी करें। द्वितीय विश्व युद्ध में बच्चों फिर 2 बड़ी शक्तियां सामने थी। एक धुरी राष्ट्र कहलाते थे और दूसरा मित्र राष्ट्र। जो धुरी राष्ट्र की शक्तियां थीं, आइए एक बार उन्हें देखें। सबसे पहले जर्मनी, जो उस समय नाजी प्रभाव में था। तत्पश्चात इटली और फिर आता है जापान। ये तीनों धुरी राष्ट्र में थी। और मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ या सोवियत रूस। निश्चित तौर पे बच्चों, आपने पहले भी मानचित्र देखा है प्रथम विश्व युद्ध का। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध के मानचित्र को हम जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से देश इसमें आमने सामने शक्तियां इकट्ठी हुई हैं, भौगोलिक विस्तार बढ़ चुका है। भौगोलिक विस्तार बढ़ने से निश्चित रूप से हानि, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सब तरह की हानि भी बड़ी होगी और एक बड़ी विभीषिका दुनिया को झेलनी पड़ी। आइए बच्चों, अब अपने मुख्य चर्चा के बिंदुओं को देखते हैं, जो कि आज के भाग के बिंदु हैं। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। कहने का अर्थ है कि जब दोनों विश्व युद्ध खत्म हो गए तो किस प्रकार राष्ट्रों ने विश्व की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया।
इसे युद्धोत्तर काल भी कहेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स संस्था के विषय में कि कैसे इसकी स्थापना हुई। फिर पढ़ेंगे कि प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्षों में ये कहाँ तक अपने उद्देश्यों को लेकर सफल हो पाई। फिर हम पढ़ेंगे अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता के विषय में कि कैसे उपनिवेशों ने स्वतंत्रता पाई अपने औपनिवेशिक राज्यों से, और फिर ये भी पढ़ेंगे कि किस हद तक ब्रेटन वुड्स संस्था इनके लिए फायदेमंद रही या नहीं रही, और तत्पश्चात इस संस्था का समापन हो गया और वैश्वीकरण का शुरुआत हुई। आइए बच्चों अपने अध्ययन को गति प्रदान करते हैं और देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ। बच्चों, पहले विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ। इस समय हमने देखा कि कौन से 2 बड़े खेमे, एक धुरी शक्तियां और दूसरी मित्र शक्तियां आमने सामने थी। धुरी शक्तियों में हमने मैप में भी देखा जर्मनी, जापान और इटली थे, और वहीं दूसरा खेमा जो मित्र खेमा है उसमें हमने देखा कि ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चला और ये विश्व युद्ध हर मोर्चे पर लड़ा गया, तीनों स्थल पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही बेहिसाब हुई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग जो इसमें मारे गए उनकी संख्या करीब 6 करोड़ थी। ये संख्या जो 6 करोड़ है वो उस समय की यानी कि 1939 वर्ष की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था, और जो घायल हुए उनकी संख्या तो करोड़ों में थी। बच्चों, अब तक किसी भी युद्ध में मोर्चों पर लड़ने वालों की ही मृत्यु होती है, किंतु इस विश्व युद्ध में ऐसे बहुत लोग मारे गए जो किसी भी मोर्चे पर लड़े ही नहीं थे। विशेषकर यूरोप और एशिया में बच्चों विशाल भूभाग तबाह हो गए। हवाई बमबारी और लगातार गोलीबारी से शहर खत्म हो गए। इस युद्ध ने आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। निश्चित तौर पे जब इतना बड़ा विश्व युद्ध होगा तो किसी भी स्तर पे आर्थिक और सामाजिक स्थिरता संभव थी ही नहीं। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम थोड़ा मुश्किल सभी को प्रतीत हुआ। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम भी अब 2 बड़े खेमों के हाथ में आ गया, मतलब विश्व भी अब 2 बड़े खेमों में बट गया, जिसमें पश्चिमी विश्व में अमेरिका जो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली शक्ति था, नेतृत्व कर रहा था, और पूर्वी देशों की जो दुनिया का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जो अपने आप में काफी शक्तिशाली था और इसका भी वर्चस्व था। आइए बच्चों इस चित्र में देखें जो आप ही की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि रूस पर किस प्रकार जर्मन टुकड़ियां हमला कर रही हैं, और वहीं दूसरी ओर हम सोवियत रूस में जो तबाही हुई थी उसका एक मंजर आपके सामने है, देख सकते हैं। स्टालिनग्राद नामक शहर का आप स्थिति देखिए, किस प्रकार सिर्फ और सिर्फ शहरों के भग्नावशेष, बिल्डिंग्स के पिलर्स ही आपको दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसा देख के लगता ही नहीं है कि ये कभी कोई शहर भी रहा होगा। इस प्रकार की तबाही हुई थी। अब इतनी बड़ी तबाही हो जाने के बाद, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे औद्योगिक देश सभी अब चाहते थे कि कुछ व्यवस्था की जाए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। इस महायुद्ध के बाद बच्चों जो आर्थिक अनुभव अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों के बीच आए, उन्होंने इससे 2 सबक लिए। पहला सबक, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन 2 सबकों को। पहला सबक ये लिया कि वृहद उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन जो औद्योगिक समाज को के लिए ज़रूरी था, जो हो रहा था,
उसके लिए अब जरूरी है कि व्यापक उपभोग भी हो। कहने का अर्थ है अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका कंजप्शन भी हो, लेकिन जब अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई, अर्थव्यवस्था ही जीर्ण शीर्ण हो गई, तो किस प्रकार एक आदमी अपनी आमदनी इतनी रखेगा कि वो व्यापक उपभोग कर सके। तो ज़रूरत लोगों को लगी कि किस प्रकार व्यापक उपभोग की स्थिरता लाई जाए और आमदनी को बढ़ाया जाए और उसमें स्थिरता लाई जाए। लेकिन बच्चों, बाजार जो है वो पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार के आने जाने और इस उतार चढ़ाव से सदैव ही बाजार प्रभावित रहता है। इसीलिए अब ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि अब सरकार को दखल और मध्यस्थता की जरूरत है कि वो किस प्रकार से पूर्ण रोजगार की गारंटी अपने देश को दे सकेंगे। वहीं दूसरा सबक ये लिया कि जो बाहरी दुनिया से व्यापार होता है देशों का, उन आर्थिक संबंधों में किस प्रकार पूर्ण रोजगार का लक्ष्य हासिल किया जा सके। और ये तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार का वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही पर कंट्रोल या नियंत्रण हो सके। हम लोगों ने अपने पिछले भाग में पढ़ा कि वस्तु, पूंजी और श्रम, ये अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रभाव बताए हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में। इन तीनों पर अगर सरकार कंट्रोल करती है तभी बाहरी दुनिया से व्यापार को हम अपने पक्ष में कर पाएंगे। संक्षेप में ये कहें कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता किस प्रकार लाई जाए और कैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाई जाए। बच्चों, इसी फ्रेमवर्क पे काम करने के बाद 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी में एक विशेष प्रकार की मौद्रिक और वित्तीय सहमति बनी। आइए देखें वो क्या था। इसके सदस्य जो देश थे वो विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पर सहमति बनाने के लिए तैयार हुए। इसको हम IMF भी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि IMF की एक तो स्थापना की गई विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए, और वहीं दूसरी ओर जो पुनर्निर्माण का काम था उसके लिए जो पैसा चाहिए था उसके लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक भी कहते हैं, उसका गठन किया गया। अब बच्चों, इन दोनों संस्थाओं का उदय की उत्पत्ति हमें पता है कि इस विशेष सम्मेलन के माध्यम से हुई थी। इसीलिए विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स की ट्विंस या जुड़वां संतानें कहा जाता है। और इसीलिए युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को कभी कभी हम ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चों, इन संस्थाओं की जो निर्णय प्रक्रिया पर थी उस पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण ज्यादा था। निश्चित तौर पे उन्हीं की समस्याओं को लेके, उसी को दृष्टि में रख के इन्होंने इन 2 संगठनों का निर्माण किया था। और इसमें भी विशेषकर अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो शब्द आपने कई बार सुना होगा बच्चों। वीटो का अर्थ है निषेधाधिकार। कहने का अर्थ है अगर किसी सदस्य के पास ये अधिकार है तो वह अपनी असहमति जाहिर करते हुए उस कोई बड़े फैसले को निरस्त कर सकता है। निश्चित तौर पे अमेरिका क्योंकि पश्चिमी अर्थव्यवस्था का उस समय मुखिया था तो उसका प्रभाव इन दोनों ही संगठनों पे था। अब
बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ती है। इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित विनिमय दरों का आधार लिया गया, इस पर ही इसे आधारित किया गया। इसको और समझिए कि इस व्यवस्था में ये कहा गया कि कोई भी राष्ट्र की अगर मुद्रा है, जो इनके सदस्य राष्ट्र हैं इनकी मुद्राएं हैं, जैसे कि भारतीय, हम एक एग्जाम्पल लें, उस मुद्रा का जो एक विनिमय दर है वो डॉलर के साथ देखा जाएगा, उससे बंधा हुआ होगा, और $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे ये स्थिर होगा, ये फिक्स होगा। और डॉलर का मूल्य भी किससे निर्धारित होता था, किससे बंधा हुआ था? सोने से बंधा हुआ था, और जो उस काल में 35 औंस के बराबर था। कहने का अर्थ है कि रुपया जुड़ा था डॉलर से और डॉलर जुड़ा हुआ था सोने से। इस प्रकार ये लोग क्या लाना चाहते थे? एक निश्चित विनिमय दर को एक फॉलो करना चाहते थे। अब देखिए बच्चों, एक आपके सामने चित्र है उसी ब्रेटन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल का, जहां ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। और अभी हमने वीटो की चर्चा आपसे की है कि किस प्रकार से निषेधाधिकार है ये, लेकिन एक मैं आपसे यहाँ छोटा सा क्रियाकलाप करवाना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप को कहाँ तक ही पता है कि वीटो अधिकार हमारे देश में किसके पास है और वो अधिकार किस प्रकार का है? इस पे एक बार मनन और चिंतन जरूर कीजिएगा। और वहीं दूसरी ओर वो जो दो सबक थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञों ने महसूस किए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद, आप उन पर एक चर्चा जरूर कीजिए जिन्हें अभी ही हमने पढ़ा है। आइए बच्चों, अब आगे देखें कि ये जो संस्थाएं बनी थी सम्मेलन के बाद, उन्होंने किस प्रकार काम किया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने बच्चों पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए तो आय में एक अतुलित वृद्धि की और एक अतुलित युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच में विश्व व्यापार की विकास दर 8% से भी ज्यादा हो गई। इसी दौरान वैश्विक आय जो थी, जो पूरे विश्व की आय थी, वो 5% की दर से उसकी वृद्धि हो रही थी और विकास दर भी कमोबेश स्थिर थी। ये स्थिरता लाना चाहते थे, वो स्थिर ही थी, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहे थे। लेकिन बच्चों, विकासशील जो देश थे वो विकसित औद्योगिक देशों के बराबर अभी पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, और इस जी तोड़ कोशिश में उन्होंने क्या किया कि तकनीकी से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पे बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। अब देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों ने इस संस्था से फायदा उठाया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अब अभी भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। कालांतर में धीरे धीरे अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र हुए और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। लेकिन बच्चों, यहाँ अभी भी गरीबी थी, संसाधनों की कमी थी। कारण है, जाहिर सी बात है, जो देश एक लंबे समय से किसी देश का उपनिवेश था, वो औपनिवेशिक देश उसके संसाधनों का प्रयोग अपने ढंग से करते थे, तो उसकी अपनी कोई अर्थव्यवस्था नहीं स्थापित हो पाई थी। तो इसी कारण वो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अस्त व्यस्त परिस्थिति में थी। IMF और विश्व बैंक का गठन तो हमने देखा ही पीछे, वो औद्योगिक देशों की जरूरत को दृष्टि में रखते हुए हुआ था। और ये संस्थान भी भूतपूर्व ये जो उपनिवेश थे
जिनका अनौपनिवेशीकरण हुआ था, उनकी गरीबी की समस्या को और विकास दर को ये इससे निपटने में बहुत ज़्यादा सक्षम या दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया, बच्चों ऐसा लगता था कि अब इन संस्थाओं की उसे ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि इस कारण से 50 के दशक में और इसके आखिरी सालों में ब्रिटेन वुड्स जो संस्थान थे वो विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। बच्चों, औपनिवेशिकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी, यानी कि उपनिवेशों को अपने औपनिवेशिक देशों से छुटकारा मिल जाने के बाद भी अभी नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार था? इन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण था। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के जितने भी उपनिवेश रह चुके थे या उसके राजनीतिक प्रभुत्व में जो देश थे, वो आज भी अपने संसाधनों और खनिज संपदा का खुलकर अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां का ही उन पर नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहती थी। कई बार अमेरिका जैसे बहुत शक्तिशाली देशों ने भी क्या किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से इन विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधन का बहुत कम कीमत पर दोहन शुरू किया। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से, तो मैं आपको यहाँ रोक के बस एक बात बताना चाहूँगी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 में हुई और 50 से 60 दशक में ये अपने चरम पर थी। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना आयातित सीमा शुल्क से बचने के लिए की गई थी। एक तरह से उससे बचाव का तरीका था कि ये लोग सामने वाले देश में अपने संयंत्र स्थापित कर लेते थे, ये कंपनियां, और वहीं के मजदूरों से काम करवा कर और कम वेतन पर और वहाँ के संसाधनों का उपयोग करके एक तरह से घरेलू उत्पादन का निर्माण करते थे। यहाँ भी वही हुआ। और दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था से कोई खास लाभ नहीं हुआ। बच्चों, इसी समस्या को देखते हुए विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, जिसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि NIEO के नाम से हम इसे जानते हैं, इसका गठन किया और ये G समूह यानी कि ग्रुप ऑफ 77 के नाम से जाना जाता है। उस समय इसमें 77 देश इस इन्वॉल्व थे, इससे जुड़े हुए थे। इसका गठन 1964 में हुआ था। बच्चों, अब हम देखते हैं कि NIO से क्या आशय है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों, इन्होंने ये चाहा कि अपने संसाधनों पर सही मायनों में ये लोग नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और ये चाहते थे कि जो कच्चा माल है इसका इन्हें सही दाम मिले और अपने तैयार माल को वो विकसित राष्ट्रों में भी किस प्रकार वहाँ उस बाजारों में इसे बेहतर ढंग से पहुँचा सकें। बच्चों, हमने देखा कि इस वक्त तक अब ब्रेटन वुड्स संस्था का कोई खास औचित्य नहीं रह गया था। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत से 60 के दशक में बच्चों, अमेरिका की भी अब वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही थी। अमेरिका अब दुनिया में, अमेरिकी जो डॉलर था, दुनिया में अब उसकी मुद्रा उतनी प्रतिष्ठित और उतनी निर्विवादित नहीं रही गई। सोने की तुलना में भी डॉलर की कीमत कम हो गई थी। तो अब जो एक स्थिर विनिमय दर की बात इन्होंने की, वो अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, में तब्दील हो गई। 70 के दशक के मध्य में बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी भारी बदलाव आया। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज का संकट उभराता रहा, आय में गिरावट आई और खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है।
औद्योगिक विश्व भी अब बेरोजगारी की समस्या में फंसा हुआ था। 70 के दशक में कहते हैं बच्चों कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी और 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी हद तक बेरोजगार लोग थे। 70 के दशक में बच्चों के आखिरी सालों में अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना टारगेट एशिया की तरफ उन्होंने मोड़ा और उस जगह अपने उत्पादन को उन्होंने केंद्रित किया। अब बच्चों देखिए इसमें चीन की स्थिति क्या थी। चीन ने 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से स्वयं को अलग थलग कर लिया। वहीं चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप की सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात अब बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बनने लगे। चीन जैसे देशों में बच्चों वेतन तुलनात्मक रूप से कम था। फलस्वरूप क्या हुआ कि विश्व बाजार पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अब देखिए वो क्या है। देखिए बच्चों, आप लोग अपने आसपास के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं देखते होंगे, वो अक्सर आपको जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन, खिलौने, ये ऐसा लगता है जैसे चीन के बने हैं या वहीं से संबंधित लगते हैं। ऐसा है, चीन की अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था, खासतौर से वहाँ के कम वेतनों का ये नतीजा है। कहने का अर्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ कम वेतन पर उन लोगों से काम लिया और कम वेतन पर के वजह से लागत कम थी तो इनका दाम भी कम था। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर बहुत असर पड़ा और पिछले 2 दशकों में बच्चों भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया और इस कारण से दुनिया का अब आर्थिक भूगोल ही बदल गया। इसी के साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है, ये भाग समाप्त होता है, किंतु अभी हम एक बार शुरू से लेकर आखिर तक और देखें कि इस भूमंडलीकृत विश्व के बनने में हमने क्या पढ़ा। सर्वप्रथम हमने आधुनिक युग से पूर्व इस प्रक्रिया को देखा, फिर हमने 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के स्तर पे इसको देखा, फिर हमने 2 विश्व युद्धों के बीच भी इसको देखा और चौथा और अंतिम भाग जो कि हमने आज पढ़ा है वो है पुनर्निर्माण विश्व अर्थव्यवस्था का। इसके अंतर्गत हमने विस्तार से ब्रेटन वुड्स संस्था का क्रियाकलाप देखा, फिर प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष भी देखे, अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्र राष्ट्रों में विकासशील देशों की NIO को बनाने के बाद की स्थिति भी देखी और अंत में हमने देखा कि कैसे ब्रेटन वुड्स का समापन हो गया और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। बच्चों, ये हमारे चौथे भाग का गृह कार्य है। इसमें आपको संक्षेप में लिखना है खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण देने हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है ये बताना है और व्याख्या करनी है G77 देशों से आप क्या समझते हैं और G77 देशों को किस आधार पे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जाता है। बच्चों, इसी के साथ भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। 4 भागों में हमने इस अध्याय को पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा और बड़ी सुगमता से आपने इसे ग्रहण किया होगा। किंतु बच्चों, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर हमारे चारों ओर घट रही है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी जो कि एक वैश्विक महामारी है जिसने पूरे देश की, दुनिया की बल्कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इतिहास की किताबों में हम इसका जिक्र भी वैश्वीकरण के या भूमंडलीकरण के अध्याय में ज़रूर करेंगे। बच्चों, अपनी अध्ययन को और विस्तार देने के लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी कि आप इस पाठ का 1 से 2 बार 100 अध्याय जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
मैं डॉक्टर ज्योति कोचर, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला से, सहारनपुर से आपके समक्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव इस अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आइए बच्चों, जानते हैं